अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बिल्कुल तबाह होती जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 19 बिलियन डॉलर के करीब 30 जून तक पाकिस्तान को लोन रीपेमेंट और इंटरेस्ट रीपेमेंट में चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान का हाल ख़राब है। तो इन 19 बिलियन डॉलर में से पाकिस्तान के भिखारियों ने जाके सऊदियों के पाँव पकड़े। तो उन्होंने कहा कि हमारी 2 बिलियन की लोन हम रोल ओवर कर रहे हैं, आप 2 साल बाद दे देना। फिर ये इमारात के पास गए, उनके पाँव पकड़े। तो इमारात वाले ने भी कहा कि चलो ठीक है, जाओ भिखारियों, अगले साल दे देना। फिर इसके बाद अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने चाइना के प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है, उसको लेटर लिखा है कि आपकी भी जो 2 बिलियन डॉलर की लोन है वो रोल ओवर कर दें। अब चाइना ने अभी तक जवाब नहीं दिया। चाइना पाकिस्तान के दोगले किरदार से बिल्कुल ही तंग है और पाकिस्तान को अब चाइना पहचान गया है। ख़ास तौर पे इस वक्त जो पाकिस्तान वापस अमेरिका की टोटल ग़ुलामी में चल रहा है, अमेरिका के डिक्टेशन पे चल रहा है, उससे चाइना ने अभी तक जवाब नहीं दिया। लेकिन हो सकता है कि चाइना भी रोल ओवर कर दे कि भाई तुम ऐसा करो, लोन रीपे करो, अगले दिन नई लोन हम तुम्हें दे देंगे। चाइना रोल ओवर नहीं करता, चाइना इस तरह करता है इसलिए कि चाइना को की जो लोन होती है उस पर भारी इंटरेस्ट होता है। सऊदी और इमारात जो हैं वो इंटरेस्ट फ्री होता है, मुफ्त में देते हैं कि इंटरेस्ट चलो नहीं लेंगे हम। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान ने चाइना से रिक्वेस्ट की है। आईएमएफ ने नई रिपोर्ट निकाली है और उसमें फिच रेटिंग वालों ने नई रिपोर्ट निकाली है कि पाकिस्तान का अगले कई सालों तक आईएमएफ से छुटकारा होना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान को हर साल आईएमएफ से कर्ज़े लेने पड़ेंगे और पाकिस्तान का आईएमएफ का कर्ज़ा बढ़ता ही जाएगा, घटने का कोई चांस नहीं। इस वक्त एक और बहुत बड़ा ख़तरा ये है, फिच रेटिंग ने बताया है कि एक और बहुत बड़ा ख़तरा ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन का क्या होता है उस हवाले से उसका असर भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी पे पड़ेगा। अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त इंतहाई मुश्किल दौर से गुज़र रही है और नज़र यही आ रहा है कि पाकिस्तान इस मुश्किल से बचने का कोई चांस नहीं है कि पाकिस्तान इमीडिएटली कोई इकोनॉमिक रिकवरी हो सके। हालत जंग एक तरफ चल रही है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पाकिस्तान के जंग चल रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं, इंपोर्ट बढ़ती जा रही है और मतलब डिमांड बढ़ती जा रही है इंपोर्ट करने के लिए, डॉलर नहीं है, एक्सपोर्ट घटती जा रही है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आ नहीं रहे। पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो भी पाकिस्तान में पैसे अब भेजने कम कर दिए हैं। पहले पाकिस्तान का फॉरेन रेमिटेंस बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन अब काफ़ी हद तक कम हो गया है। ऐसे में इस इलेक्शन का जो ड्रामा चल रहा है वो भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। वैसे तो ये इलेक्शन आपके सामने ही है कि पिछली बार भी इलेक्शन इमरान खान को ज़बरदस्ती जितवा के प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था और इस बार नवाज़ शरीफ को लाने के लिए ये हरकतें हो रही हैं कि इलेक्शन में अकेले नवाज़ शरीफ दौड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी औकात नहीं है कि वो पाकिस्तान में बड़े ओहदे पे आए। लेकिन बहरहाल ये बनाना रिपब्लिक है, यहाँ पे ये फॉरेन मिनिस्टर तो बना ही था और कोई भरोसा नहीं कि आर्मी लास्ट मोमेंट पे कोई चेंज ओवर करके बिलावल को लाए। लेकिन इस वक्त बिलावल का दूर दूर तक कोई चांस नज़र नहीं आता। ऐसे में पाकिस्तान आर्मी इस वक्त इलेक्शन करवा रही है। कामरान खान का ये ट्वीट जो है 19 जनवरी का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कामरान खान कह रहे हैं कि इलेक्शन तो आपको पोस्टपोन करने ही होंगे। बिल्कुल मुमकिन नज़र नहीं आता कि मौजूदा हालात में लाखों फौजियों को सरहदों से हटा के गली कूचों में इलेक्शन कंट्रोल करने के लिए लगाया जाए। और कैसे मुमकिन है कि हमारी बॉर्डर्स की सिचुएशन बहुत ख़राब है और हम एक इस वक्त जब ईरान, अफ़गानिस्तान और इंडिया से मामलात ख़राब हैं और बॉर्डर पे फ़ौजी बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं, ऐसे में हम इन फ़ौजियों को कहें कि आ जाओ भाई इलेक्शन में
जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से लड़ रही हैं उनको रोकें और आप इलेक्शन करवाएं। जबकि पाकिस्तान में 10 साल में इतनी ख़तरनाक टेररिज्म नहीं हुई जो इस वक्त चल रही है। पाकिस्तान के दुश्मन इस वक्त पूरी तरह से पाकिस्तान में एक्टिव हैं और ये वक्त नहीं है कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं। आज पाकिस्तान में फ़ौज के साथ पूरी कौम खड़ी है, तो हम नहीं चाहते कि उस फ़ौज को इलेक्शन जैसे घटिया काम में लगाया जाए। अब ये ज़ाहिर है कामरान खान पाकिस्तान आर्मी के कैंप में हैं और पाकिस्तान आर्मी के कहने पे ही पूरी जर्नलिज़म करते हैं। जब ही कामरान खान उन 2-3 जर्नलिस्टों में से हैं जिनको आज तक कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई पाकिस्तान में, क्योंकि ये आर्मी के टट्टू हैं और आर्मी के कहने पे ही, आर्मी की प्रेस रिलीज़ पे ही, आर्मी के इशारे पे ही अपनी सारी जर्नलिज़म करते हैं। आर्मी की सिचुएशन ये है कि आर्मी ने फ़िल वक्त तो आसिम मुनीर ने नवाज़ शरीफ का रूप धारण कर लिया है और नवाज़ शरीफ को अगले प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पेश किया जा रहा है। आसिम मुनीर, जिनको हज़रत हाफिज़ मौलाना सैयद आसिम मुनीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि सोशल मीडिया शैतानी है, और मैं कुरान से ये साबित कर सकता हूँ कि सोशल मीडिया जो है वो शैतानी है। तो कुरान से तो ये भी साबित होता है कि ज़मीन चपटी है, ज़मीन गोल नहीं है। कुरान से ये भी साबित होता है कि ज़मीन सूरज के गिर्द नहीं घूमती, सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है। कुरान से तो ये भी साबित होता है कि अल्लाह ने ये पहाड़ हैं जो वो कील के तौर पे इस ज़मीन पे ठोके हैं ताकि ज़मीन हिलना बंद हो जाए। तो कुरान से अब ये साबित करेंगे कि सोशल मीडिया शैतानी है। तो कुरान जब आया था तब तो सोशल मीडिया था ही नहीं, इंटरनेट ही नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो अब ये कैसे साबित करेंगे? वो ऐसे साबित कर रहे हैं कि सोशल मीडिया शैतानी है अगर पीटीआई वाले यूज़ करें, क्योंकि इस वक्त पीटीआई वालों के सोशल मीडिया आर्मी जो है, इनकी जो सोशल मीडिया के जो मुजाहिदीन है पीटीआई के, उनसे ये डर रहे हैं। अज़ीज़ दोस्तों, इलेक्शन कराने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने आर्मी से कहा है कि आप इलेक्शन में फ़ौज भेजें, क्योंकि हमें इलेक्शन में पाकिस्तान की फ़ौज की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान आर्मी विल बी डिप्लॉयड इन इलेक्शंस 8 फरवरी के लिए। अब आप बताएं कि आर्मी ने इलेक्शन कराने हैं, और ये देखें दुनिया में कहीं होता है कि ये बैलेट पेपर आर्मी वाले उठा के जा रहे हैं। ये पिछले इलेक्शन के हैं, 2018 के। तो आप ये बताएं कि इस बार भी बैलेट पेपर जब इलेक्शन में डाले जाएंगे डब्बे में, तो वो डब्बे आर्मी ही उठाएगी। तो ज़ाहिर है आर्मी ने फिर वो दूसरे डब्बे ला के रखने हैं जिसमें दूसरे वोट होंगे इनके, मतलब कि ऑलरेडी सिलेक्शन तो आपको पता है हो चुका है। अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान का अभी नेशनल यूथ कन्वेंशन हुआ। इस नेशनल यूथ कन्वेंशन का वैसे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो पब्लिक बैठी है इसमें 4 फ्रंट सीटों पे आर्मी के जनरल्स बैठे हैं। ये दुनिया की कौन सी डेमोक्रेसी में होता है कि हर चीज़ में आर्मी के जनरल्स होते हैं? और स्टेज पे पपेट प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक काकड़ थे, तो आसिम मुनीर भी उधर स्टेज पे थे और वो सारी चीज़ हैंडल कर रहे थे, उस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे थे और बच्चों को गले लगा रहे थे और बड़ी लंबी चौड़ी फेंक रहे थे। उसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान को भी एक तरह से धमकी दी है। उन्होंने कहा कि एक सिंगल पाकिस्तानी की जान पूरे अफ़गानिस्तान से ज़्यादा कीमती है। अब इनसे कोई पूछे कि कौन से पाकिस्तानी, बलोच की बात कर रहे हो, पख्तून की बात कर रहे हो, सिंधी की बात कर रहे हो, किसकी कर रहे हो? क्योंकि बलोच को तो तुम खुद मार रहे हो, पख्तूनों को भी तुम खुद मार रहे हो, तो वो भी तो पाकिस्तानी है, तो वो कहाँ से कीमती हो गए? तुम ये कहो कि पंजाबियों की जान कीमती है। इसीलिए इमरान खान की पूरी पीटीआई ने जो पाकिस्तान में किया है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। इसके बावजूद भी एक पंजाबी भी पाकिस्तान आर्मी ने नहीं मारा, क्योंकि ये मुल्क ही पंजाबियों के लिए। एक पंजाबी पाकिस्तान आर्मी ने नहीं मारा और ये फरमाते हैं
कि एक पाकिस्तानी की जान पूरे अफ़गानिस्तान से कीमती है। बेटा तुमको पता लग जाएगा जिस दिन तालिबान से तुम भिड़े ना, उस दिन तुम लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि अफ़गानिस्तान क्या है। और ये तालिबान है ना, उन्होंने तुम्हारे अंदर घुस के तुम लोगों को मारना है और मार ही रहे हैं इस वक्त। टीटीपी इस तालिबान, और तुम लोगों की औकात नहीं है कि तुम तालिबान से मुकाबला कर सको, तो तुम किस अफ़गानिस्तान की बात करते हो। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये है पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त, और आर्मी इस वक्त बहुत मुश्किल का शिकार है। मुझे अभी भी ये लगता है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ करीब है। लेट्स सी पाकिस्तान में मार्शल लॉ आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे ऐसे ही हालात नज़र आते हैं। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। दोस्तों, पाकिस्तान का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? क्रिकेट? नहीं, दहशतगर्द। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने दहशतगर्दों को पैदा किया। दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द ओसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम को पनाह दी, लेकिन सबसे पहले आपके जहन में आनी चाहिए वो मासूम निर्दोष हिंदू जो 1947 से लेकर आज तक मुसलमानों के शिकार हो रहे हैं। इस धरती पर अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रोसिक्यूटेड है वो है हिंदू, और ख़ासकर सिंध प्रांत में रह रहे हिंदू, क्योंकि वहाँ पर उनकी आबादी अच्छी खासी है। आज मैं बात करूँगा मेरे द्वारा बनाया गया साल 2023 का एनुअल रिपोर्ट, जिसमें 2786 विक्टिम्स मैंने दर्ज किए। इस डॉक्यूमेंट में मेरे द्वारा रिपोर्ट किया गया सारे इंसिडेंट्स ऑथेंटिक है, जो कि प्योरली आधारित है क्षेत्रीय मीडिया और पुख्ता सबूतों के साथ। इतना ही नहीं, मेरे इस रिपोर्ट में हर एक इंसिडेंट के आगे आपको मीडिया के डायरेक्ट लिंक मिलेंगे। दुनिया में बैठा कोई भी शख्स मेरे द्वारा रिपोर्ट किए गए इंसिडेंट्स को आसानी से वेरीफाई कर सकता है। मैं पिछले 2 साल से मंथली डेटा प्रिपेयर करता हूं और हर महीने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को रिपोर्ट करता हूं। ये मेरा दूसरा प्रिपेयर किया हुआ 2023 का एनुअल रिपोर्ट है। इससे पहले मैंने 2022 का एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को शेयर किया था, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे ट्विटर और फेसबुक अकाउंट में इजीली अवेलेबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले साल 2023 में कुल 2786 हिंदुओं ने परसिक्यूशन फेस किया है, जिसको मैं आपके सामने कैटेगरिकली पेश करूंगा। पाकिस्तान में हिंदूज हर तरह का परसिक्यूशन फेस करता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदुओं की सबसे ज़्यादा आबादी सिंध में होने के कारण सिंध से ज़्यादातर इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं। इसमें हिंदू हर किस्म का परसिक्यूशन फेस करता है। हिंदुओं के घरों पर, मंदिरों पर, कब्रिस्तानों पर रोज़ाना हमला होता है। पूरी दुनिया में कहीं आपको निजी जेल नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर मुस्लिम ज़मींदार अपने हिंदू मजदूरों को गुलाम बना के रखते हैं, उनको कैद करके रखते हैं। दे आर कन्फाइंड इन प्राइवेट प्रिजन। पूरी की पूरी फैमिली को वो कन्फाइन करके रखते हैं, वो कैद करके रखते हैं। जो मर्जी आए वो सब करते हैं उनके साथ। कुछ हिंदू एक्टिविस्ट और एडवोकेट्स उन मुस्लिम ज़मींदारों के खिलाफ कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं। पुलिस द्वारा उनके निजी जेलों पर छापा मारकर इन निर्दोष मासूम हिंदुओं को बाजियाब कराया जाता है। उसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। ये आलम है पाकिस्तान का, पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं का। आपने दुनिया में कहीं भी, दुनिया भर में कहीं भी आपने ऐसा निजी जेल का कॉन्सेप्ट नहीं सुना होगा। ब्रूटल अटैक लीडिंग टू ग्रेव इंजरीज, इलीगल अरेस्ट एंड एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस बाय द पुलिस, kidnapping, extortion, gunshot injuries, target killings, cold-blooded murders is a daily affair in Pakistan. ये रोज़ का मामूल है, रोज़ाना। इसके बिना तो मुसलमानों के दिन की शुरुआत ही नहीं होती। आप किसी भी हिंदू आबादी वाले गांवों, कस्बों में यूं ही टहलने निकल जाएं, खेतों में, छोटे मोटे जंगलों में,
आपको पेड़ों के दरख्तों पर हिंदुओं की गर्दन से लटकती लाश बरामद होगी। कुओं में से लाशें निकलना, कैनालों में से लाशें निकलना, ये आम नज़र है। मास फोर्स कन्वर्जन, जबरन मजहब तब्दीली भी आम बात है। पिछले साल एक ही गांव से एक साथ 2000 हिंदुओं को जबरन मजहब तब्दीली करा गया। पूरा का पूरा गांव को इस्लामीकरण किया जाता है। इसमें तो काफ़ी दरगाहों के पीर मुलविस है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान के रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर महमूद तला मोहम्मद ये भी मुलविस है। और सबसे बड़ा मुद्दा फोर्स कन्वर्जन का, जिसमें मासूम निर्दोष हिंदू बच्चियां, लड़कियां, शादीशुदा महिलाओं को घर से बंदूक की नोक पर अगवा किया जाता है, उनका रेप किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है, उनको फोर्स कन्वर्जन किया जाता है, जबरन मजहब तब्दीली किया जाता है और किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ, मुसलमान के साथ उसका निकाह किया जाता है। ये है मुसलमानों का सॉफ्ट टारगेट। पिछले साल 121 हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाया गया और इनको फोर्स कन्वर्जन का शिकार बनाया गया, जिसमें से एक अगवा की नाकाम कोशिश में एक जवान शादीशुदा महिला को पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारी गई। 5 हिंदू बच्चियां अगवा हुई और अभी तक लापता है। 6 मिसिंग कंप्लेंट्स हैं। 5 हिंदू बच्चियां अगवाखोरों के चंगुल से भाग निकली। उन्होंने कोर्ट में 164 का बयान देते हुए एडमिट किया कि उनको अगवा किया गया था, जबरन मजहब तब्दीली किया गया था, गैंग रेप किया गया था और ज़बरदस्ती निकाह किया गया था। कोर्ट से ऑर्डर लेने के बावजूद 2 हिंदू लड़कियों को अगवाखोरों ने दोबारा अगवा किया, उसमें से एक पुलिस कांस्टेबल मुलविस है। इतना ही नहीं, इस्लाम कोर्ट में वाकड़ियो गांव के महेश और मुकेश मेघवार की 5 बच्चियों को मुस्लिम ज़मींदार मनु जंजी के 4 लड़कों ने घर में घुसकर हथियार के जोर पर उनको अगवा किया, उनका रेप किया, गैंग रेप किया और जबरन मजहब तब्दीली किया। कौन कहता है कि पाकिस्तान में रोज़ाना हिंदू लड़कियों को अगवा नहीं किया जाता, उनका जबरन मजहब तब्दीली नहीं किया जाता? ये केस क्या आपके लिए काफ़ी नहीं है? इतना ही नहीं, शादी के बाद पंजाब की 3 हिंदू बच्चियां, तीनों सगी बहनों को एक साथ अब्दुल हक मियाँ मिट्ठू ने अगवा किया, उसे घोटकी लेकर आए, कलमा पढ़वाकर उनको जबरन मजहब तब्दीली किया और उनको कैद में रखा। वैसे तो 2014 के पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन का रिपोर्ट खुद ही कहता है, खुद ही दावा करता है कि रोज़ाना 3 हिंदू बच्चियों को अगवा किया जाता है, उसका जबरन मजहब तब्दीली किया जाता है और मुसलमानों से निकाह किया जाता है। और सुनिए, एक नाबालिग अंधी बच्ची को नौकोट से उठाया गया, समारोह लाया गया, उससे जबरन मजहब तब्दीली करवाया गया और एक अज्ञात मुस्लिम के साथ शादी कराई गई और उससे ये बुलवाया गया कि वो इस्लाम से मुतासिर होकर अपने घर से निकली, एक गांव से दूसरे गांव पहुंची अपना मज़हब तब्दील करवाने के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए, और उसने एक अज्ञात मुस्लिम व्यक्ति से अपने पसंद का निकाह किया। 14 साल की सुहाना शर्मा को उसके ट्यूशन टीचर ने अगवा किया, जबरन इस्लाम कबूल करवाया और उससे निकाह किया। ये सुहाना शर्मा सिंध असेंबली के मेंबर श्रीमती मंगला शर्मा की करीबी रिश्तेदार है। वो बेचारी गिड़गिड़ाती रही, स्पीकर के आगे रोती रही, उसका वीडियो उसके फेसबुक पे अवेलेबल है। आखिर में कंदकोट से हिंदुओं का पलायन भारत की ओर जारी है। 10 हिंदू परिवार भारत के लिए रवाना हो चुके थे। 100 हिंदू परिवारों ने नए पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन किया था और 6000 सदस्यों ने भारत के वीज़ा के लिए एप्लीकेशन किया था। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हिंदुओं के साथ आए दिन जुल्म करना जायज़ ही नहीं, उनके लिए मुकद्दस भी है और उनके लिए एक सवाब का काम भी है।
हिंदुओं को तहफ़्फ़ुज़ देना और कानून साजी करना तो दूर की बात, हिंदुओं के बारे में बात करना भी गुनाह है। और पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ इंसाफ की उम्मीद करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है।